अब हम बात करते हैं ट्रेड्स की। ट्रेड सब्सिडिएशन, सम साइकोलॉजिकल एंटिटीज आर सबसम अंडर अदर्स। अब कुछ साइकोलॉजिकल एंटिटीज इस तरह की होती हैं कि वो एग्जिस्ट तो करती हैं लेकिन वो दूसरों के साथ जम होकर हमारे सामने आती हैं, यानी उन्हें दूसरों के साथ इंटीग्रेट करना होता है, रिलेट करना होता है और कुछ और तरह की चीजें जो है वो हमारे सामने आती हैं, सरफेस पर होती हैं। तो इस तरह जो ट्रेड होती हैं, कुछ ट्रेड तो सरफेस पे क्लियरली नजर आती हैं और कुछ ट्रेड्स ऐसी भी होती हैं कि जो क्लियरली ऑब्जर्व नहीं आप कर सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते, वो अंडरलाइन फैक्टर के तौर पे काम कर रही होती हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं, रिलेट करती हैं और फिर एक सिंगल ट्रेड के तौर पर सामने आती हैं। Thus traits are arranged in a hierarchy from the most general and fewest in numbers to the most specific and greatest in number। अब ट्रेड्स होती हैं वो हायरार्की की फॉर्म में अरेंज होती हैं, जैसे कुछ सेकंड ऑर्डर ट्रेड्स हैं, कुछ ट्रेड्स आपको टॉप पे नजर आती हैं, कुछ आपको लोअर ऑर्डर ट्रेड्स नजर आती हैं। इसी तरह ट्रेड्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो जिन लोगों ने ट्रेड पर काम किया है, जिन थ्योरिस्ट ने, उन्होंने हायर फॉर्म में ट्रेड को प्रेजेंट किया है, उनकी इंपॉर्टेंस बताई है और उनका कंट्रीब्यूशन बताया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, और इंसान के बिहेवियर को वो ट्रेड कैसे शेप करती हैं उस पर डिस्कस किया, लेकिन उसे हायरार्की की फॉर्म में प्रेजेंट किया। अब जब हम उन हायरार्कीज को भी देखते हैं तो वहां पर आपको पता चलता है कि कुछ ट्रेड्स ऐसी होती हैं जो जनरल होती हैं, जैसे कॉमन ट्रेड्स भी होती हैं, और जो है ट्रेड्स की कोई एक बड़ी लिस्ट नहीं होती, आपके पास कोई लार्ज लिस्ट नहीं है। इसी तरह कुछ ट्रेड्स स्पेसिफिक होती हैं, यूनिक ट्रेड्स भी होती हैं, और कुछ ट्रेड्स हैं कि जो आपके पास एक लिस्ट मौजूद होती है कैरेक्टरिस्टिक की कि ये इतनी जो है ये ट्रेड्स मौजूद। फिर ट्रेड्स को अगर हम देखें तो उसमें आ जाती है कॉमन ट्रेड, अ ट्रेड विच कैन बी मेजर्ड फॉर ऑल पीपल बाय द सेम बैटरी एंड ऑन विच डिफर इन डिग्री रादर देन इन फॉर्म। अब कॉमन ट्रेड जो होती है वो अगर आप कोई सेम बैटरी भी यूज करें, कोई सेम स्केल यूज करें, कोई टूल यूज करें, तो उसके जरिए आपको बहुत सारे लोगों में वो ट्रेड मिल जाएंगी, क्योंकि वो कॉमन ट्रेड होती है, वो जनरली लोगों में मौजूद होती हैं, कल्चर वाइज भी लोगों में होती हैं, किसी ग्रुप में भी होती हैं, तो बहुत सारे लोगों में होती हैं। जैसे अगर आप एक्सट्रोवर्जन है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो सिर्फ 1% की यूनिक ट्रेड तो नहीं होगी, वो तो बहुत सारे लोगों में होगी। आप हो सकता है कि 100 लोगों को असेस करें और 100 में से 60 लोग जो है वो एक्सट्रोवर्ट हों। तो कॉमन ट्रेड्स में होता है कि बहुत सारे लोगों पे होती है और आप एक मेजरमेंट के जरिए, सेम बैटरी के जरिए आप उसको असेस कर सकते हैं। और दूसरा ये कि इसमें जो है कि डिग्री की फॉर्म में तो डिफर कर सकती हैं, लेकिन फॉर्म जो है उनकी चेंज नहीं होगी, यानी डिग्री जो है वो किस लेवल तक वो ट्रेड उनमें मौजूद है, वर्क कर रही है, एक्टिव है, ये तो पता चल जाएगा। सपोज अगर आप 3 डिफरेंट लोगों को असेस करते हैं और आपको पता चलता है कि तीनों ही एक्सट्रोवर्ट हैं। अब हो सकता है कि उनमें से एक पर्सन जो है वो 40% एक्सट्रोवर्ट है, दूसरा जो है वो 50% है और तीसरा जो है 65% है। कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होगा, कोई एवरेज होगा और किसी में ये टेंडेंसी कम होगी एक्सट्रोवर्जन की। अब ये तो हो सकता है कि वो कम या ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, लेकिन उनकी ये ट्रेड जो वर्क करेगी और जो बिहेवियर सामने आएगा वो चेंज नहीं हो सकता। यानी जो एक्सट्रोवर्ट है वो एक्सट्रोवर्ट ही रहेगा, उसकी ट्रेड जो है वो उसी के अकॉर्डिंगली वो बिहेव करेगा। एक्सट्रोवर्ट है, अगर वो 40% भी है, अगर वो 65% भी है, अगर वो 70% भी है, तो भी एक्सट्रोवर्ट आपको सोशल नजर आएगा, उसका जो है वो आउटर वर्ल्ड के साथ वो रिलेट करेगा किसी ना किसी तरीके से। तो जो हमें बिहेवियर्स या जो हम फीलिंग्स और जो थॉट्स या जिस तरह की उनकी एक्टिविटीज हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सट्रोवर्ट इस तरह करेगा, तो वो उस तरह की चीजें आपको हर पर्सन में नजर आएंगी। हाँ, ये हो सकता है कि वो कम या ज्यादा हो, कोई बहुत ज्यादा लोगों से रिलेट करता हो, कोई करता है लेकिन थोड़ा कम करता है, तो ये डिफरेंस है। यूनिक ट्रेड, अ ट्रेड दैट इज सो स्पेसिफिक टू एन इंडिविजुअल दैट नो वन एल्स वुड बी स्कोर्ड ऑन। अब ये यूनिक ट्रेड भी होती है लोगों की। एक तो कॉमन ट्रेड्स होती है जो हर दूसरे तीसरे पर्सन में हो सकती है, लेकिन यूनिक ट्रेड होती है जो लोगों की खास होती है, इंडिविजुअल के साथ स्पेसिफिक होती है, उससे जो उसकी खास ट्रेड होती है, ठीक है, जो आपको कॉमनली दूसरे लोगों में नहीं नजर आएगी और कोई दूसरा जो है तो उस तरह स्कोर नहीं करेगा जिस तरह एक पर्सन कर रहा है, तो उसकी यूनिक ट्रेड। लेकिन यूनिक ट्रेड के हवाले से कैटल ने कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया, इसको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं। सेकंड ऑर्डर ट्रेड्स एट द टॉप ऑफ द हायरार्की आर द मोस्ट ऑल एम्ब्रेसिंग और सेकंड ऑर्डर ट्रेड सुपर फैक्टर्स दैट सबसम द अदर ट्रेड्स। अब जब उसकी हायरार्की देखते हैं ट्रेड्स की, तो टॉप पर
कुछ ट्रेड्स होती हैं जिनको सेकंड ऑर्डर ट्रेड्स कहा जाता है। अब ये वो सुपर फैक्टर्स हैं जिनके अंडर और बहुत सी ट्रेड्स होती हैं, यानी वो दूसरी ट्रेड्स इनके अंदर जम हो जाती हैं, इनके साथ रिलेट करती हैं, सपोर्ट करती हैं और सेकंड ऑर्डर ट्रेड जो है वो आपके सामने आती हैं। तो ये आपको हायरार्की के टॉप पर मिलती हैं अगर आप कैटरीन की जो है वो ट्रेड अप्रोच को देखें और उन्होंने जो ट्रेड के हवाले से डिस्क्राइब किया उसको। एक्सबिया इंडिया इज फैक्चुअली एस्टैब्लिश ब्रॉड डायमेंशन विद इन द एरिया ऑफ बिहेवियर पॉपुलरली रेफर्ड टू एज एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन। अब एक्सबिया इंडिया क्या है? ये डायमेंशन है जो फैक्टर एनालिसिस पर बेस करती है। फैक्टर एनालिसिस करने के बाद इसको आइडेंटिफाई किया गया और एक डायमेंशन बताई गई है और ये डायमेंशन एक पॉपुलर बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, उसको रिप्रेजेंट करती है, जो एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्ट। फिर एक ट्रेट है सोर्स ट्रेट। सोर्स ट्रेट क्या होती है? अ प्राइमरी फैक्टर डायमेंशन प्रेसिंग द प्रोपोजिशन दैट वेरिएशन इन वैल्यू अलोंग इट आर डिटरमिन्ड बाय अ सिंगल यूनिटरी इन्फ्लुएंस ऑन सोर्स। अब ये जो सोर्स ट्रेट है ये बेसिकली अंडरलाइंग बेसिक फैक्टर्स होते हैं जो किसी पर्सन की जो है उसकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, उसको डिटरमिन करते हैं और एक्टिवली रोल प्ले करते हैं। लेकिन ये सोर्स ट्रेट चूंकि डायरेक्टली आप इनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये इतनी ऑब्वियस नहीं होती, लेस ऑब्वियस होती हैं, अंडरलाइन फैक्टर के तौर पे वर्क कर रही होती हैं और ये इस तरह वर्क करती हैं कि ये दूसरी ट्रेट के साथ रिलेट करती हैं। आप समझ लें कि ये एक तरीके से सोर्स ट्रेट जो होती हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं और ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते हुए जो है वो इस तरीके से उसको सपोर्ट करती हैं, एक सोर्स का जरिया बनती हैं कि एक सिंगल जो ट्रेट है वो सामने आ जाए, लेकिन उसके अंडरलाइन बहुत सारी जो है वो चीजें वर्क कर रही होती है, फैक्टर वर्क कर रहे होते हैं, ये लेस विजिबल होती है और जो है ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं वो उनको रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये एक बिहेवियर है वो उसके डिफरेंट जो है वो एस्पेक्ट, अब वो एस्पेक्ट्स क्या होंगे? वो सारे कनेक्ट होंगे, रिलेट होंगे और फिर एक पर्सन की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर सकेंगे। जैसे एक स्टूडेंट है, हम कहते हैं कि वो एक अच्छा स्टूडेंट है, तो अब उसकी एक ट्रेट है इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस तो एक यूनिटरी एक जो है वो आपको नजर आ रही है। अब यूनिटरी इंटेलिजेंस की हम बात कर लेते हैं। अब वो इंटेलिजेंस है और हम पैक करते हैं कि ये स्टूडेंट है, ये इंटेलिजेंट है, इसकी ट्रेट है इंटेलिजेंस। अब इसकी परफॉर्मेंस जो है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी हो। जब हम गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फिर हम देखेंगे कि उसकी जो एबिलिटीज हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस जो होती है वो बेसिकली एबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो हम एबिलिटीज की बात कर रहे हैं, जब हम एबिलिटीज पे भी जाते हैं तो एबिलिटीज के भी आपको डिफरेंट एस्पेक्ट नजर आएंगे। आप एबिलिटी को किसी एक फॉर्म में नहीं देखेंगे। अब एबिलिटीज को देखते चले जाएंगे तो आप कहेंगे कि वो स्टूडेंट जो है मैथमेटिक्स में भी अच्छा है, साइंस में भी ठीक है, वो उर्दू भी ठीक कर रहा है। तो ऑलमोस्ट वो सारे जो कोर्सेज वो स्टूडेंट पढ़ रहा है उस जिस ग्रेड में वो है वो सारे बेहतर तरीके से पढ़ रहा है, अपनी तरफ से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए वो उसकी परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल जो हमारे पास उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से एक स्कोर आ रहा है वो बड़ा अच्छा स्कोर आ रहा है और इस स्कोर को देखकर हम कहते हैं कि बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट है। अब वो डिफरेंट जो उसकी परफॉर्मेंस है, एबिलिटीज हैं, वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं और वो एक जरिया बन रही हैं एक ट्रेट को शो करने का और अब उसकी इंटेलिजेंस जो है वो आपको सरफेस पे नजर आ रही है। तो सोर्स ट्रेट जो है वो इसीलिए लेस विजिबल होती हैं, वो डायरेक्टली उस तरह ऑब्जर्व नहीं होती, लेकिन अंडरलाइन फैक्टर के तौर पे वर्क कर रही होती हैं, रिलेट एक दूसरे से कर रही होती हैं, इंटरेक्ट करती हैं और इस तरीके से करती हैं कि एक स्पेसिफिक बिहेवियर पर्सन का सामने आता। अब जब हम सोर्स ट्रेट्स की बात करें तो इसको भी फर्दर कैटेगराइज किया। इसमें एक है एबिलिटी ट्रेट। एन एबिलिटी ट्रेट इज रिफ्लेक्टेड इन द मैनर ऑफ रिस्पॉन्स टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सिचुएशन। द इंडिविजुअल इज क्लियर ऑन व्हाट गोल ही वांट टू अचीव इन दैट सिचुएशन। अब जो एबिलिटी ट्रेट होती है वो पर्सन की जाहिर होती है उसके जो ओवर बिहेवियर, उसके रिस्पॉन्सेज हैं। एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, उस स्पेसिफिक सिचुएशन में एक पर्सन रिस्पॉन्ड कैसे करता है, बिहेव कैसे करता है, ये उसकी एबिलिटी को शो करेगा। उसकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है, एबिलिटी ट्रेट पर डिपेंड करता है कि पर्सन कितना सक्सेसफुली उस सिचुएशन को हैंडल करता है, उसको कोप करता है, कितनी समझदारी से उस मसले को हल करता है। अब यहाँ पर इसलिए क्योंकि एक इंडिविजुअल जो होता है वो क्लियर होता है और उसको पता होता है कि मैंने सिचुएशन में अचीव क्या करना है और मुझे इसको कैसे हैंडल। अब टेम्परामेंट ट्रेट आ जाती है, अ जनरल पर्सनालिटी ट्रेट दैट इज यूजुअली स्टाइलिस्टिक इन द सेंस दैट इट डील्स विद टेम्पो। अब ये ट्रेट जो है ये पर्सन के टेम्पो से डील करती है।
है, उसके मिजाज से डील करके, उसका मिजाज किस तरीके का है, वो किस तरह सिचुएशन को हैंडल करेगा, वो कितना जो है वो में इमोशनली इन्वॉल्व होगा या वो स्टेबल रहेगा, वो बिहेव कैसे करेगा, किस स्पेसिफिक वे में एक पर्सन जो है किसी सिचुएशन को बिहेव करता है, चाहे वो सिचुएशन इतनी ही कॉम्प्लिकेटेड हो या वो कोई इजी सिचुएशन हो, वो किस तरह के हालात में कैसे डील करता है, ये डिपेंड करेगा उसके टेम्परामेंट। परसिस्टेंट कवरिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेस, और इसमें बहुत जो है उसके वैरायटी के जो रिस्पॉन्सेस होंगे ये इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे इमोशनल वर्सेस स्टेबल। अब पर्सन जो है उसका टेम्परामेंट जो है वो बता रहा है कि पर्सन एक स्पेसिफिक सिचुएशन में जो है वो इमोशनल होगा, वो ओवर रिएक्ट करेगा, या वो स्टेबल रहेगा और बहुत आराम से काम एक एटीट्यूड के साथ उस सिचुएशन को हैंडल करेगा, वो डिटरमिन होगा टेम्परामेंट ट्रेट्स। इसके बाद है डायनेमिक ट्रेट, इट रेफर्स टू मोटिवेशन इंटरेस्ट। अब ये डायनेमिक ट्रेट जो होती है ये हमारे इंटरेस्ट और मोटिवेशन को डील करती है। हमारे सामने एक गोल होता है, हम उस गोल को अचीव करने के लिए कितने मोटिवेटेड हैं, ये हमारी ख्वाहिश है। हमारे सामने एक टास्क मौजूद है, हमने उस टास्क को कहना है, अब चाहे वो टास्क जो है मैंने अपनी मर्जी से लिया हो या किसी ने मुझे दिया हो, दोनों सूरतों में मेरा उसमें इंटरेस्ट किस तरह है, मैं अपना इंटरेस्ट डेवलप कैसे करती हूँ, मैं इसको किस तरीके से करती हूँ, मैं कितनी मोटिवेटेड हूँ, तो ये डिपेंड करेगा मेरी डायनेमिक ट्रेट पर। तो डायनेमिक ट्रेट जो होती है वो पर्सन को किसी भी गोल को अचीव करने में मोटिवेट भी करती है, उसके इंटरेस्ट को भी इनहेंस करती है, इसीलिए इंसान जो है वो सक्सेसफुली अपने गोल को अचीव करता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे, अगर एक काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप मोटिवेटेड नहीं है, तो चाहे वो काम जैसा भी हो आप उसको इतना सक्सेसफुली नहीं करेंगे, ना ही आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। तो आपका काम अच्छा उसी वक्त सामने आता है, आप एक क्वालिटी की चीज उसी वक्त प्रोड्यूस करते हैं जब उसकी अंडरलाइन मोटिवेशन वर्क कर रही है और आपका इंटरेस्ट है, जो डायनेमिक ट्रेट की वजह से। फिर है एग इज an innate source of reactivity such as is often described as a drive directed to a certain goals and accompanied by a certain quality. अब यहाँ पर एक ड्राइव की बात हो रही है, इंस्टिंक्ट की बात हो रही है। लोग अपने गोल सेट करते हैं, लेकिन वो गोल किस पर डिपेंड कर रहे हो, वो ड्राइव पर, वो इंस्टिंक्ट पर हो रहे होते हैं। इंस्टिंक्ट जो होती है, ड्राइव जो होती है, वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है और वो क्रिएट करती है हमारे गोल्स को, जो भी हम सेट करते हैं, और वो उसी से रिलेटेड होती है। यानी अगर मुझे मेरी जो इंस्टिंक्ट है उसको जो है वो भूख मिटानी है, वो हंगर से रिलेटेड है, तो मेरा गोल भी उसी तरह का होगा। यानी मैं ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगी जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, ताकि मेरी जो नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड है, वो पूरी होती रहे। इसी तरह अगर मुझे क्यूरियोसिटी है, मेरी इंस्टिंक्ट है, मेरी ड्राइव है, मुझे एनर्जी मिल रही है, मोटिवेट कर रही है कि भाई अपनी क्यूरियोसिटी है, जानना चाहती हूँ, लर्न करना चाहती हूँ, तो फिर यकीनन मैं अपने गोल ऐसे सेट करूंगी जिससे मैं मुझे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब ये डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर कि वो अपनी इस इंस्टिंक्ट से रिलेटेड गोल को कैसे अचीव करता है, वो किस तरह इस नीड को सेटिस्फाई करता है। तो इसमें क्वालिटी भी आ जाती है, और इसमें जो है ये ड्राइव जो है, ये इंस्टिंक्ट जो है, ये एग जो है, ये आपको वो सोर्स है कि जो आपको कुछ करने पे माइल करती है और जो है वो डायरेक्ट करती है कि गोल कैसे अचीव करना है और किस तरह का करना है, क्वालिटी जो है उसमें मेंटेन रखनी है या नहीं रखनी है। फिर एटीट्यूड है, एटीट्यूड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ एन गोल इज जनरली सब्सिडिएटेड टू एन। अब यहाँ पे जो ड्राइव रिलेटेड जो गोल्स हैं जो क्रिएट किए गए, इंस्टिंक्ट पर बेस करके किए गए हैं, तो अब उस गोल से रिलेटेड जो है वो एक पर्सन जो है वो बिहेव करेगा। यानी जब वो अपने गोल को सेट भी करेगा, अचीव भी करने की कोशिश करेगा, वो एक सिचुएशन में कुछ करेगा, उसका जो बिहेवियर सामने आएगा, तो वो क्या होगा, बेसिकली उसका एटीट्यूड है कि यानी वो अपने किस तरह का एटीट्यूड उसका सामने आ रहा है, वो किस तरह का बिहेवियर जो है शो कर रहा है, किस स्पेसिफिक वे में वो जो है वो एक सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर रहा है। सेंटिमेंट इज अ सेट ऑफ एटीट्यूड द स्ट्रेंथ विच हैज बिकम कोरिलेटेड टू देयर बीइंग ऑल लर्न्ड बाय कांटेक्ट विद अ पर्टिकुलर सोशल इंस्टीट्यूशन। फिर हमारे कुछ सेंटिमेंट्स होते हैं, खास तौर पर ये फोकस करते हैं सोशल ऑब्जेक्ट। सेंटिमेंट्स का मकसद ये होता है कि जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं सोशल जिनके साथ हम अटैच होते हैं, जैसे हमारा घर है, हमारा स्कूल है, इसी तरह हमारा कैरियर होता है। तो कुछ लोग
आपने देखे होंगे कि वो अगर एक प्रोफेशन में है तो उस प्रोफेशन के साथ उनके बड़े स्पेसिफिक सेंटिमेंट्स होते हैं, उसके साथ उनकी इमोशनल फीलिंग्स होती हैं, अटैच होती हैं, और वो बड़े उसके साथ एक उनका एक दिली लगाव भी होता है। तो जब गोल कोई सेट करता है पर्सन, तो ये भी डिपेंड करता है कि उसके सेंटिमेंट्स किस तरीके के हैं। अब ये जो चीज होती है ये बेसिकली सेट ऑफ एटीट्यूड है, और ये आपकी एक तरीके से आपकी स्ट्रेंथ होती है। अब अगर आपकी सेंटिमेंट्स अपने कैरियर के साथ जो है वो बड़ा पॉजिटिव हैं और बड़े हेल्दी वे में हैं, तो आप अपना कैरियर जो है वो बेहतरीन अंदाज में वो जो है वो बनाएंगे, और आप अपने उस कैरियर में अपनी फील्ड में बड़े प्रोडक्टिव होंगे। तो यहाँ पर जिन लोगों को जो है वो उनमें एर्थ भी है, एक ड्राइव है, इंस्टिंक्ट है, जो लीड कर रही है कि गोल सेटिंग की तरफ लेकर जा रही है, मोटिवेट कर रही है, और फिर उसी से रिलेटेड एक पर्सन का स्पेसिफिक एटीट्यूड सामने आ रहा है, वो बिहेव कर रहा है और उसके सेंटिमेंट्स भी हैं अपने सोशल इंस्टीट्यूशन के साथ, तो फिर उस पर्सन का एक जो है वो आपको एक सक्सेसफुल जो है वो उसका कैरियर सामने नजर आ सकता है, या वो आपको एक पर्सन सक्सेसफुल पर्सन के तौर पर नजर आएगा। लेकिन जब ये जो अंडरलाइन की जो ट्रेड्स हैं, क्योंकि ये अंडरलाइन होती हैं, उस तरह ऑब्वियस तो नहीं होती, ये तो कैटेगरीज हैं सोर्स ट्रेड की, तो वहां पर जो है वो उससे एसोसिएटेड हैं जो हमने पहले कैटेगरीज पढ़ी हैं। अब हमने जो सोर्स ट्रेड की जो कैटेगरीज पढ़ी हैं कि जिसमें टेम्परामेंट भी है और एबिलिटी भी है, तो ये चीजें भी, तीनों चीजें भी एसोसिएटेड होती हैं उसके साथ, और ये अंडरलाइन फैक्टर के तौर पे वर्क करती हैं और एक पर्सन की स्पेसिफिक जो है पर्सनालिटी आपके सामने है। डायनेमिक लैचेस, द रिलेशनशिप among attitude, sentiments and acts is reflected in the dynamic lattice, the tracing of the substitution of attitudes ending in the satisfaction of a number of primary attitude goals। अब देखें कि ये जो डायनेमिक लैटिस है ये क्या है, ये एक रिलेशनशिप है किसके दरमियान, एक्ट के दरमियान, एटीट्यूड के दरमियान और सेंटिमेंट। अब ये एटीट्यूड, सेंटिमेंट्स और एक्ट्स ये अलग नहीं हो सकते, आप इनको अगर अलग करके देखेंगे तो उसका कोई आपको पर्पस नजर नहीं आएगा। इनके दरमियान रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप जो है ये डिटरमिन करता है कि एक पर्सन जो है वो किस तरह जो है वो एक सिचुएशन में बिहेव करे। अब एटीट्यूड, सेंटिमेंट और एक्ट, अब ये एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेट करते हुए वर्क करेंगे और ये डिटरमिन करेंगे कि किसी भी गोल के हवाले से जो है वो सेटिस्फेक्शन जो है एक पर्सन की कितनी है। अगर एक पर्सन की ड्राइव से रिलेटेड इंस्टिंक्ट है, उसने जो है पर्सन को एक्टिवेट किया और वो पर्सन ने गोल सेट किया, फिर उसने उसी से रिलेटेड उसके सेंटिमेंट्स हैं, फिर उसने स्पेसिफिक जो है वो एटीट्यूड अपनाया और वर्क किया, तो फिर क्या होगा कि ये पर्सन जो है वो अगर उसमें सक्सेसफुल होता है, प्रॉपर वे में उसको यूज करता है, तो फिर वो सेटिस्फेक्शन की तरफ जाए। अब सरफेस ट्रेट है, अ सेट ऑफ पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर कोरिलेटेड बट डू नॉट फॉर्म अ फैक्टर, हेंस आर बिलीव्ड टू बी डिटरमिन्ड बाय मोर देन वन इन्फ्लुएंस और सोर्स। अब जो सरफेस ट्रेट होती हैं ये बेसिकली सेट ऑफ पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें। क्यों? क्योंकि ये सरफेस पे होती है, ये ऑब्वियस होती है, ये क्लियरली नजर आ रही होती है, और इसके अंडरलाइन एक से ज्यादा जो है वो ट्रेट्स जो है वो सोर्स का जरिया बन रही हैं। जैसे हमने एग्जांपल देखी, एक स्टूडेंट है तो वो इंटेलिजेंट है, अब उसकी सरफेस पे क्या नजर आ रहा है कि वो इंटेलिजेंट है, लेकिन जब आप उसको रूल आउट करते हैं तो बात आ जाती है उसकी एबिलिटीज की। जब एबिलिटीज को देखते हैं तो एबिलिटीज तो डिफरेंट उसमें डोमेन में नजर आएगी आपको। अगर एक स्टूडेंट है तो ऑलमोस्ट वो सारे एरियाज में अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, बेहतर परफॉर्म कर रहा होगा, हर कोर्स में उसका बेहतर स्कोर होगा, इसीलिए उसका जो टोटल स्कोर आपके सामने आया है वो बड़ा एक आउटस्टैंडिंग उसकी परफॉर्मेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो अब उसकी जो एबिलिटीज है, एक अंडरलाइन जितने भी वो सोर्सेज वो सारे इंटर रिलेटेड हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सोर्स का जरिया बन रहे हैं, और उसकी एबिलिटी आपके सामने आ रही है। एबिलिटी को आप देखते हैं तो फिर इंटेलिजेंस, तो सरफेस पे क्या आ गया, सरफेस पे गुड परफॉर्मेंस आ गई, और गुड परफॉर्मेंस किसके साथ एसोसिएटेड है, उसके इंटेलिजेंस के साथ। तो जो सरफेस ट्रेट होती है वो सरफेस पर ऑब्वियसली नजर आती है, डायरेक्टली आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और उस ट्रेट की हेल्प से आप एक पर्सन की पर्सनालिटी के हवाले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। They are more subordinate traits consist to the individual test item or the specific behavior with which the research begins factor analysis। अब ये यहीं से जो है वो ये जो है सबऑर्डिनेट ट्रेट्स होती हैं, और पर्सन की जो रिस्पॉन्सेज भी आ रहे होते हैं, उसके बिहेवियर को वो बता रहे होते हैं, उसके स्पेसिफिक बिहेवियर को इंडिकेट कर रहे होते हैं, और आप यहीं से जो है वो फैक्टर एनालिसिस भी शुरू कर सकते हैं। Centrality is national personality equivalent to personality in an
individual and capable of predicting many behaviors and by file similarity measure permitting nation to be classified in a dozen type. अब आप देखें कि यहाँ पर कैटल ने एक नेशन की पर्सनालिटी की बात की कि जिस तरह एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी होती है, हम कहते हैं ये उसकी ट्रेट है और ये इसकी पर्सनालिटी है, हम एक स्पेसिफिक ट्रेट से उस पर्सन को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी पूरी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं सिर्फ एक सिंगल ट्रेट की बेस पर। प्रिडिक्शन भी देते हैं, सजेस्ट भी करते हैं। तो इसी तरह जो नेशन होती है, नेशन की भी पर्सनालिटी, कौमों की भी पर्सनालिटी, आपकी एक अपनी इंडिविजुअलिटी होती है और आप जो है एक नेशन का पार्ट भी हैं। तो जब बहुत सारे लोग किसी एक नेशन, एक ग्रुप के होते हैं, जब वो एक स्पेसिफिक ट्रेट को शो कर रहे होते हैं, तो फिर वो ट्रेट उस पर्सन की नहीं होती अकेली, वो उस ग्रुप की बन जाती है ट्रेट, उस नेशन की बन जाती है, इस कम्युनिटी की ट्रेट बन जाती है। हमारे यहाँ भी आप देखें कि हम लोगों के बारे में कहते हैं कि जितनी भी जातें जो हैं, ये स्पेशली जो पंजाब प्रोविंस में है या पूरे पाकिस्तान में देख लें, या अगर आप थोड़ा और फर्दर स्पेसिफाई करके सिर्फ पंजाब में देख लें, तो हम जितनी हमें कम्युनिटीज नजर आती हैं, डिफरेंट जो जात के लोग नजर आते हैं, हम उनको भी बाज़-औक़ात एक वर्ड कह के जो है वो उनके बारे में कह के उनकी पूरी एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि ये जात जो है इस तरह, जात के लोग ऐसे होते हैं, जात के लोग ऐसे होते हैं। तो इसी तरह नेशंस भी बनती हैं। तो नेशंस में भी उनकी पर्सनालिटी होती है, उनमें भी जो सिमिलैरिटी आ रही होती है, अगर आप मेजर यूज करें और उनके लोगों में जो उस ट्रेट के हवाले से जो सिमिलैरिटी आ रही होती है, उनके जो बिहेवियर्स में सिमिलैरिटी आ रही होती है, उसके बेसिस पर फिर आप उनको भी जो कैटेगराइज कर देते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं कि हाँ ये नेशन जो है वो इस टाइप की है, ये नेशन इस टाइप की है। तो नेशनल पर्सनालिटी भी होती है और आप जो है वो नेशनल पर्सनालिटी या अपनी जो एक कौम का जो एक इम्प्रेशन आता है इंटरनेशनल लेवल पर भी या नेशनल लेवल पर भी, आप कंट्री वाइज भी देख लें या प्रोविंस वाइज भी देख लें या कम्युनिटी वाइज या रेसिस वाइज भी देख लें, तो हर जगह हर बंदा जो है वो अपनी यूनिक पर्सनालिटी के साथ तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ वो उस ग्रुप का हिस्सा है, तो इसलिए फिर उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत सारे लोगों के साथ मैच कर रही है, सिमिलैरिटी है, तो फिर इसका मतलब है कि वो एक जो है वो पर्सनालिटी ऑफ नेशन बन जाएगी। फिर है इंटेलिजेंस। कैटल ने इंटेलिजेंस पर बहुत काम किया और ये इसको एक इनहेरेंट एबिलिटी कंसीडर करते थे कि ये जेनेटिकली इंसान में ट्रांसफर होती है इंटेलिजेंस और ये इनबॉर्न एबिलिटी होती है। अब यहाँ पर एक फैक्टर है जी फैक्टर। जी फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस इज प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज एंड फॉर्म्स अ कॉमन कोर ऑफ जनरल एबिलिटीज। अगर हम जी फैक्टर को देखेंगे, स्पेयरमैन ने भी इस पर काम किया हुआ है जी फैक्टर के हवाले से। जब इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ये कोर जनरल इंटेलिजेंस को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है। प्राइमरी आपकी एबिलिटीज होती है, जो मेन एबिलिटीज मेंटल एबिलिटीज होती है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जी फैक्टर की बात की जाती है। लेकिन यहाँ पर कैटल ने जो एबिलिटीज की बात की, तो उसमें कैटल ने दो तरह की चीजों को डिस्कस किया, एक फ्लूइड जनरल एबिलिटी और दूसरी क्रिस्टलाइज्ड जनरल एबिलिटी। फ्लूइड जनरल एबिलिटी इज लार्जली innate and which adapts itself to all kinds of material regardless of previous experiences with it। अब ये वो एबिलिटी है जो आपको नोवल सिचुएशन को डील करने में हेल्प देती है। मतलब कोई नई सिचुएशन है, कोई नया प्रॉब्लम है और आपको जरूरी नहीं कि आपको उससे रिलेटेड प्रीवियस एक्सपीरियंस भी हो। बात प्रीवियस एक्सपीरियंस हमारा होता है तो हम उसकी बेसिस पर जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि बात सडन से कोई सामने एक इशू खड़ा हो गया, कोई प्रॉब्लम है या कोई नई चीज आपके सामने, ये नया कोई क्वेश्चन आपके सामने, अब आपने उसको सॉल्व करना है, उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। तो ये फ्लूइड इंटेलिजेंस जो होती है ये आपको हेल्प करती है उन डिफरेंट सिचुएशन को हैंडल करने में, एक सडन सिचुएशन को हैंडल करने में, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को करने में भी आपको हेल्प कर रही होती है और प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है, चाहे आपको उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस है या नहीं है। दूसरी तरफ जो क्रिस्टलाइजिंग जनरल एबिलिटी है, क्रिस्टलाइज जनरल एबिलिटी इज लार्जली लर्न एट स्कूल एंड इज एक्वायर्ड इंटेलिजेंस। अब ये जो एबिलिटी होती है ये बेसिकली हम सीखते हैं, सीख कर इसको पॉलिश करते हैं। ये दोनों एबिलिटीज इन्वॉल्व तो होती हैं पर्सन के अंदर, लेकिन वक्त के साथ हम इसको पॉलिश करते हैं। तो जो क्रिस्टलाइज एबिलिटी है बेसिकली हम इसको सीखते हैं, समझते हैं जिस एनवायरनमेंट में हम होते हैं। जैसे स्कूल की बात की, स्कूल में आप बहुत सारी चीजों को सीख रहे होते हैं, आप कंप्यूटेशन सीखते हैं, आप लैंग्वेज डेवलप करते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, आप जो है वो आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होती है, आपका नॉलेज आपको मिलता है और इसी तरह आपकी ये इंटेलिजेंस जो होती है, एबिलिटी जो होती है, ये पॉलिश होती चली जाता है। और जबकि फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है वो
डिफरेंट सिचुएशन को हैंडल करने में हेल्प करती है। अब ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप जो है वो ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, आपको ड्राइविंग नहीं आती, आपने ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लिया, आपने एक इंस्ट्रक्टर के साथ उनकी सुपरविजन में गाड़ी चलाना सीखी, ट्रायल लिया और फिर करते करते एक दिन ऐसा है कि आप इंडिपेंडेंटली गाड़ी चला ले, चाहे आपको इसमें 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, व्हाटएवर, लेकिन आपने उस चीज को सीखा। अब ये क्या है कि आपकी क्रिस्टलाइज जनरल एबिलिटी है, आपने इस एबिलिटी को पॉलिश किया एक इदारे के साथ वाबस्ता होकर और एक इंस्ट्रक्टर के साथ वाबस्ता होकर, और आपको एट दी एंड जो है वो लाइसेंस भी मिल गया। अब इसका मतलब है कि आपकी एबिलिटी जो है वो पॉलिश हो गई। अब आप वैसे रूटीन में जाते हैं और चूंकि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, आपने सीखा हुआ है, आप अपनी स्किल को यूटिलाइज कर रहे हैं, उस एबिलिटी को यूटिलाइज कर रहे हैं। अब आप जो है एक अचानक से एक नई जगह पर आपको जाना पड़ता है, लॉन्ग रूट पे आप चले जाते हैं, अचानक से वहां पर आप देखते हैं कि सड़क जो है वो रोड ब्लॉक कर दिया गया है और वहां से जिस जगह से आप जा रहे हैं वो कोई रास्ता नहीं है जाने का। अब आप सोचते हैं, आपके लिए नई जगह है, अब आप सोचते हैं कि मैं कैसे जाऊं। आप अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों से इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो आप वहां से निकलते हैं और रास्ता तलाश करते करते करते, और रास्ता भी कोई बिल्कुल स्मूथ नहीं होता, बाजुकात टेढ़ा रास्ता है, बाजुकात डिफिकल्ट है, लेकिन आप उस डिफिकल्ट रास्ते से भी अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं और उस मुश्किल सिचुएशन से भी निकलकर खैरियत से अपने घर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस वर्क कर रही है। तो आपकी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्या थी कि आपने ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग सीखी और आपने वो सीख ली। अब आपको एक नई सिचुएशन का सामना करना पड़ गया, तो अब आपने वहां पर अपनी फ्लूइड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को हैंडल किया। तो चूंकि ये क्रिस्टलाइज और फ्लूइड जो एबिलिटी ये दोनों साथ साथ ही चल रही होती है, लेकिन कहीं हमारी जो है वो क्रिस्टलाइज एबिलिटी जो है वो बहुत काम देती है और कहीं हमारी फ्लूइड काम कर लेती है, कहीं दोनों ही वर्क कर रही है। तो ये जो थे कैटल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो समझे।